चलिए बच्चों, आप लोग को आज शुरू कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रेजोनेंस। तो बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूज हो जाता है रेजोनेंस के नाम सुन करके ही मैंने टेंशन में हो जाते हैं बच्चों कि ये रेजोनेंस है क्या, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, बहुत सारा जो समस्या होता है वो उसके बारे में। तो आप लोग को रेजोनेंस से सारा हेजिटेशन दूर हो जाएगा। आप लोग पहले हेडिंग दीजिए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस आप लोग बिल्कुल समझिए ऐसे कि बहुरूपिया को देखे होंगे। तो बहुरूपिया क्या होता है? आदमी एक होता है, उसका फ्रेम सेम होता है, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग में क्या होता है, चेंज करते रहता है। सिमिलरली रेजोनेंस है कि स्ट्रक्चर वही होता है, बस पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारे के पोजीशन में डिफर करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस वो शो कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि व्हेन एनी स्पेसीज represented by two or more than two Lewis dot structure, then that species is said to be so resonance। यानी कह सकते हैं बच्चों कि जब कोई भी स्पेसीज को दो या दो से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो कहा जाता है कि वो स्पेसीज जो है रेजोनेंस शो कर रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल दे करके मैं बता रहा हूं। पहला, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन जब चेंज कर देगा बच्चों, यहाँ है, यहाँ से आए, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर ए हो जाएगा। ये दोनों बेंजीन है। बिल्कुल, कभी आप लोग ये स्ट्रक्चर लिखते होंगे, कभी इस स्ट्रक्चर को लिखते होंगे। तो बेंजीन को दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये दोनों स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी स्पेसीज को दो या दो से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहा जाता है कि वो रेजोनेंस शो कर रहा है। और ईच लेविस डॉट स्ट्रक्चर, प्रत्येक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ईच लेविस डॉट स्ट्रक्चर डिफर इन देयर पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यानी प्रत्येक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे ये दोनों लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, अपने पाई इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में डिफर करता है। इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे और भी आप एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बी में एक और एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूं। ये कार्बोनेट आयन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कार्बोनेट आयन को हम तीन लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे, ये तीनों लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कहेंगे
कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहें। बिल्कुल समझ गए। अब एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ए पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को बताता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। और ये जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं उसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, दैट कंबाइंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे देखिए इसका कब दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है मूव कर रहा है, ये पुनः फिर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, अब ये यहाँ आ जाएगा, तो इसी को हम इस रूप में लिखते हैं। तो ये दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर है, ये दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर है। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कहिएगा कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा बाबू? आप इसका देखिए कार्बोनेट आयन का कि 2 माइनस चार्ज और 1 पाई बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पर पारी पारी से जा रहा है। तो इसका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा बच्चों, यानी इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर जो होगा ऐसा होगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और 2 ऑक्सीजन तीनों 2 माइनस 4 तीनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी -2/3 -2/3 -2/3। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया समझिए, एकदम बिल्कुल बहुरूपिया से मिलता है कि ये कंपाउंड है, ये रियल स्ट्रक्चर है, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो है से रियल स्ट्रक्चर है। ये मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड को बताता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को ऑफ द कंपाउंड को बताता है। जैसे आप बहुरूपिया का मैंने एग्जांपल लिया कि बहुरूपिया जो है कभी राम बन गया, कभी हनुमान बन गया, कभी राक्षस बन सकता है कि नहीं? लेकिन वो आदमी है एज ए होल तो एक ही होता है। तो जो राम बना, श्याम बना और राक्षस बना, इसका मतलब क्या कि वो जो अलग अलग रूप में अपीयर हो रहा है वो उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, वो इंडिकेट कर रहा है ये पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब कि उस आदमी में राम बनने का भी गुण है, हनुमान बनने का भी गुण है और राक्षस बनने का भी गुण है। बिल्कुल समझ गए होंगे। सिमिलरली अब आप लोग को मन में उठता होगा, एकदम बिल्कुल यहाँ समझ लीजिए कि जब किसी भी स्पेसीज को 2 या 2 से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से लिखते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो रेजोनेंस शो कर रहा है। डिफरेंट लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के पोजीशन में डिफर करता है, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल समझ गए। एंड कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। प्रत्येक पॉइंट को बच्चों नोट कर लीजिए। हमेशा जब भी लेक्चर सुनिए तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बच्चों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंपाउंड के पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को बताता है। और कंबाइंड स्ट्रक्चर जो होता है सारा रेजोनेटिंग का, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये रियल स्ट्रक्चर होता है, ये कंपाउंड के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। अब आप लोग को मन में उठता होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है ये बेंजीन का चाहे किसी का भी, वो अपना पोजीशन एक्सचेंज क्यों करता है? अब क्यों करता है इसका रीजन तो बस एक ही है, टू गेन देयर स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तब आप लोग को मन में क्वेश्चन उठेगा कि किस रूप में स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, कैसे गेन करना चाहता है? तो देख लीजिए। एक टर्म होता है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी
अभी लिख लीजिए, इसके बारे में कुछ इम्फेसिस आगे दूंगा। तो एनर्जी ऑफ वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड को ही हम लोग कहते हैं बच्चों रेजोनेंस एनर्जी। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, समझिएगा, बिल्कुल इजी है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं बताने जा रहा हूं कंडीशन फॉर द कंपाउंड, कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू शो रेजोनेंस। क्या कंडीशन होना चाहिए कंपाउंड का रेजोनेंस शो करने के लिए? तो पहला कंडीशन होना चाहिए बच्चों कि जो रेजोनेंस में भाग ले रहा है एटम मस्ट बी प्लेनर, मस्ट बी प्लेनर माने सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन में होगा तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा और उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि पहला है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कहने का मतलब देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको पास दो रिंग है, ठीक है, तो यहां पर कोई आपका ग्रुप लगा हुआ है, आयोडीन है, तो ये दोनों आयोडीन दूर है, इसीलिए दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस होगा। आगे कंडीशन तो मैं बताऊंगा ही, दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के लिए कंडीशन में एक और बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन बताऊंगा एक और कि पाई बॉन्ड जो होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होना चाहिए था। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी दोनों रिंग के बीच में, रिंग में तो होगा ही रेजोनेंस और दोनों रिंग के बीच में भी होगा। अब यहां पर देखिए कि जब ये दोनों जो ग्रुप है उसको नजदीक लाते हैं तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि रेजोनेंस अकर बिटवीन रिंग एंड also in ring, also in ring, यानी ये आपका प्लेनर है। बोथ रिंग आर प्लेनर, दोनों रिंग जो है, बोथ रिंग आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, दोनों रिंग जो है सेम प्लेन में है। अब आप देखिए कि दोनों ये जो बल्की नेचर वाला ग्रुप है उसको क्लोज लाते हैं, तो दोनों बल्की नेचर वाला ग्रुप को क्लोज लाइएगा तो क्या होगा? दोनों बल्की नेचर ग्रुप को क्लोज आप लाएंगे इस तरीके से, तो ये दोनों के बीच में अस्टेरिक रिपल्सन होगा। कैसा रिपल्सन होगा? अस्टेरिक रिपल्सन होगा। ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अस्टेरिक रिपल्सन या अस्टेरिक हिंड्रेंस, अस्टेरिक रिपल्सन या अस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब ये अस्टेरिक रिपल्सन के वजह से सपोज करिए कि पहले रिंग जो था दोनों सेम प्लेन में था ऐसे, अब ये रिंग ऐसे रोटेट कर जाएगा। क्यों रोटेट कर जाएगा? रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। तो अब आप सोचिए कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अब नहीं होगा, यानी रिंग में तो रेजोनेंस होगा बट दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों
बी में, इन दिस केस रेजोनेंस अकर resonance does not occur in between ring but occur in ring। यानी इस केस में रिपल्सन के वजह से ये दोनों रोटेट कर जाएगा, इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, ऐसे एक ऐसे रह जाएगा, एक ऐसे रह जाएगा। तो रेजोनेंस जो होगा ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो रेजोनेंस रिंग में होगा, लेकिन दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए कि पहला कंडीशन होना चाहिए कि सेम प्लेन में होना चाहिए। अरे सेम प्लेन में होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, तो पहला कंडीशन मैंने आप लोग को डिस्कस किया। अब देखिए सेकंड कंडीशन, पाई बॉन्ड must be present at conjugated position। pi bond must be present at conjugated position means each pi bond separated by अ सिंगल बॉन्ड, यानी प्रत्येक पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होना चाहिए। प्रत्येक पाई बॉन्ड किससे सेपरेटेड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड से। जैसे एक एग्जांपल देखिए बता रहा हूं आप लोग को। मान लिया जाए कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, देखिए पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट कंजुगेटेड पोजीशन, यानी सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो ये 3 पाई बॉन्ड है यहाँ, अब प्रत्येक पाई बॉन्ड आपस में किससे? एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसा है। तो इसी को कहा जाता है कंजुगेटेड पोजीशन। और जब पाई बॉन्ड कंजुगेटेड पोजीशन पर रहेगा, यानी ईच पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड रहेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लेगा। अब कहिएगा ट्रांसफर क्यों करेगा? तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह लोकेलाइज है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब फैल जाएगा, तो फैल जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को बताया था, उसमें जो है से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह फिक्स है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बताया उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तो इसका तो कंडीशन मैं आगे बताऊंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सेपरेटेड है, तो ये अपना पोजीशन चेंज करता है। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब सोचिए बच्चों कि ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, दोनों यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी आप लिख सकते हैं CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा, 2 में से एक है इस कार्बन का और दोनों यहाँ पर आ गया, तो इस पर माइनस चार्ज होगा। अब आप देखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो इस पर तो प्लस होना चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसका है और एक इस कार्बन का है। अब इससे एक छिना गया तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? प्लस। अब यहाँ पर से यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो इस पर प्लस होना चाहिए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए न्यूट्रल हो गया, इसीलिए न्यूट्रल हो गया। तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल
स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये दोनों का कंबाइन स्ट्रक्चर जो हम लोग लिखेंगे बच्चों, ये दोनों का कंबाइन स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे वो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ देख रहे हैं ना, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ किया, ये यहाँ किया, ये यहाँ किया। अब देखिए जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पर प्लस चार्ज, फिर पाई बॉन्ड यहाँ बना, पाई बॉन्ड यहाँ बना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेगा तो इस पर माइनस चार्ज। अब पुनः ये बैक होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो कंबाइन स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे दोनों का, तो यानी ये 3 पाई बॉन्ड पूरे चेन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और इसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए, आप लोग के मन में अभी भी क्वेश्चन उठता होगा कि ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर क्यों होता है। तो पहला तो मैं रीजन बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फिक्स है, यदि फैल जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम 1 kg का जैकेट एक बना करके दे दें कोट पहनने के लिए, और एक बार 1 kg का जो बटखारा होता है वेट करने वाला वो माथे पर रख दें, तो किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करिएगा? तो बिल्कुल सही जवाब, जैकेट में महसूस करिएगा। समझ गए? जैकेट में क्यों ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा? क्योंकि 1 kg वेट है जैकेट का भी, और ज़्यादा एरिया में वो फैला हुआ है, तो फोर्स ज़्यादा के द्वारा लगेगा। और जब एक जगह पर लोकेलाइज है 1 kg का बटखरा, तो एक जगह पर लोकेलाइज है तो वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा, कम एरिया के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा। अब देखिए, ये तो मैंने बताया कि रेजोनेंस क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कैसे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया, जैसे एक बार बैठे रहिए चुके मुके और एक बार सो जाइए, तो कब ज़्यादा फोर्स लगेगा? जब सो जाइएगा था, यानी स्टेबिलिटी सोने पर ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होता है। तो मान लिया जाए पाई बॉन्ड बना बच्चों, तो एक पाई बॉन्ड जो ये बना है इसमें पीजेड ऑर्बिटल भाग लिया है। पी का px py और pz है, तो pz भाग लिया है पाई बॉन्ड बनने में, तो इसका भी कौन भाग लेगा? pz ही, क्योंकि सेम प्लेन में रहेगा तभी बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। यहां पर देखिए इसका भी भाग लेगा pz, तो कहिएगा कि py क्यों नहीं भाग लेगा? भाग ले सकता है py भी, लेकिन pz ही क्यों भाग लेगा से मैं बताने जा रहा हूं। इसका भी pz भाग लिया, अब इसका भी भाग लेगा pz, इसका भी भाग लेगा कौन? pz, इसका भी भाग लेगा कौन? pz भाग लेगा, इसका भी भाग लेगा कौन? pz। अब आप सोचिए, आप ये भी कह सकते हैं कि इसका pz तो इसका py तो इसका px। अब नेचर फेवर किसको करता है? कि जो मोर स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है, उसको नेचर फेवर करता है। अब यदि आप इसका pz ले लेते हैं और इसका py ले लेते हैं, तो एंगल होता है 90 डिग्री। इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर संभव नहीं है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह लोकेलाइज रह जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मोर स्टेबल होने के लिए इसका pz तो इसका भी pz। अब देखिए होता है क्या कि अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, फिर ए बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। फिर पुनः बैक होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे चेन में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर, जो ये पहला लेक्चर है रेजोनेंस का, अगले लेक्चर में लगभग इसको हम समाप्त कर देंगे, बाकी सारा कंडीशन को बताते हुए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप लोग, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955420776 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।